आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट यूनिट दैट इज रिप्रोडक्शन विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग यूनिट ऑफ होल क्लास 12th। ओके, सबसे पहले तो ये यूनिट का जो नाम है दैट इज रिप्रोडक्शन, उसके ऊपर फोकस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रिप्रोडक्शन? री यानी होता है अगेन एंड प्रोडक्शन यानी होता है टू प्रोड्यूस समथिंग। सो कोई चीज़ फिर से प्रोड्यूस करना उसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन। जैसे कि आप लोग बायो के अंदर पढ़ोगे, 3 टर्म्स होती है बेटा। एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है डी डिफरेंशिएशन एंड उसके बाद होता है रीडिफरेंशिएशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, अगर आप इससे फेमिलियर ना हो डोंट वरी, यू विल गोना लर्न दिस टर्म्स विथ मी। ओके, बट फर्स्ट तब मैंने बोला डिफरेंशिएशन, देन कम्स डी डिफरेंशिएशन एंड फिर होता है रीडिफरेंशिएशन। सो यहाँ पर देखना, रीडिफरेंशिएशन यानी कि जब डिफरेंशिएशन की ही मेथोडोलॉजी रिपीट होती है तो उसे बोला जाता है रीडिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन को ही रिपीट करना। सो री RE मीन्स अगेन। ओके, सो यहाँ पर रिप्रोडक्शन यानी क्या होता है, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करो फिर से, उसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन। सो आई होप ये यूनिट का जो नाम है उससे आप लोग अभी फेमिलियर हो। अभी हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो इंट्रोडक्टरी पेज होता है उससे। जैसे कि आप लोग फेमिलियर होंगे, इस साल क्वेश्चन आया था रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी अप्रोच से, जो कि इंट्रोडक्शन से उठाया गया था, राइट? सो दैट्स वाई वी आर गोना स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर अच्छे से फोकस करना जो जो चीज़ मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले इट इज़ बायोलॉजी इन एसेंस इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सबसे पहले इन लोगों ने बोला है कि बायोलॉजी एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हमारी जो अर्थ थी ये कभी ना कभी एग्जिस्ट हुई होंगी, राइट? एंड इट एग्जिस्टेड 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। दिस वी विल स्टडी इन इवोल्यूशन चैप्टर। सो जब हमारी अर्थ एग्जिस्ट हुई बेटा, तो अर्थ एग्जिस्ट होने के टाइम पर एटमॉस्फेयर नहीं था प्रॉपरली अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन नहीं था। बहुत सारी वॉल्केनिक इरप्शंस, वॉल्केनोज बर्स्ट होते थे उस टाइम पे। सो उस टाइम पे क्या होता था, प्रिमिटिव अर्थ के ऊपर लाइफ आने के लिए जो कंडीशंस होती थी वो नहीं होती थी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे क्लाउड्स बने, जैसे जैसे रेनफॉल हुआ, ओशंस क्रिएट हुए एंड देन उसके अंदर लाइफ जनरेट हुई, फर्स्ट लाइफ। सो वो लाइफ तब जनरेट हुई, तब से लेकर जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर आज तक आए या फिर जितने भी आ सकेंगे, इन सब की स्टडी करना यही बायोलॉजी होता है। क्या होता है बायोलॉजी? स्टडी करना। किन्हें स्टडी करना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना, जो फर्स्ट लाइफ अर्थ के ऊपर आई थी तब से लेकर तो आज तक टिल डेट जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, इनकी ही कहीं ना कहीं इनकी फिजियोलॉजी, इनकी एनाटॉमी, इनके फंक्शंस, कैसे ये अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये सब स्टडी करना यही होता है बेटा बायोलॉजी। ओके, नाउ व्हाट इट इज़? फर्स्टली तो मैंने बोला इट इज़ द एसेंस ऑफ स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ओके, अब लॉजी यानी होता है बेटा स्टडी, ये आपको याद रखना है। लॉजी यानी क्या होता है? लॉजी यानी होता है स्टडी एंड बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना, इसे ही बोला जाता है बायोलॉजी। या सिंपली बोल दो स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर कितने ऑर्गेनिज्म पास्ट में थे, प्रेजेंट में है और कितने वेरिएशंस की वजह से फ्यूचर में आएंगे, इनकी स्टडी करना ही क्या बोला जाता है? बायोलॉजी बोला जाता है। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग ये आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट इट इज नो इंडिविजुअल ऑन अर्थ इज इमॉर्टल। ये लाइन मैंने लिखी है। ओके, कोई भी इंडिविजुअल हमारी अर्थ के ऊपर इमॉर्टल नहीं होता, कोई भी अमर नहीं है। यानी कि जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल आया है उसे एक ना एक दिन उसकी डेथ जो है वो फिक्स है। अब लाइफ स्पैन वैरी कर सकता है। एक बैक्टीरिया जो कि फ्यू मिनट्स के लिए सर्वाइव कर सकता है, या कुछ ऐसे बैक्टीरियाज भी है जो कई सालों तक रह सकते हैं। या फिर लेट्स से ह्यूमन का एवरेज लाइफ स्पैन क्या है? 72 ईयर्स, राइट? 70 to 75 ईयर्स के बीच में होता है ह्यूमन का एवरेज लाइफ स्पैन। बट कभी ना कभी वी नीड टू गो, राइट? सो नो इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज इमॉर्टल। बट इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होता बेटा, बट स्पीशीज कंटिन्यू टू लिव।
यानी इंडिविजुअल की डेथ फिक्स है, बट जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहते हैं। जैसे ह्यूमंस कम अंडर द स्पीशीज होमो सेपियंस। सो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आई विल डाई समडे, बट होमो सेपियन जो ये स्पीशीज़ है ये तो कंटिन्यू करेगी लाइफ में, बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये रह सकेंगी। जैसे होमो सेपियन की अगर हम बात करें तो हम 3 लाख ईयर्स बैक फर्स्ट होमो सेपियन स्पीशी एग्जिस्ट की थी, आज तक हम हैं। क्यों? इंडिविजुअल तो नहीं रहेगा, बट स्पीशीज इट विल कंटिन्यू टू लिव फर्दर। मैं कब तक रहूंगी आई डोंट नो, बट होमो सेपियन स्पीशीज विल कंटिन्यू टू लिव फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स। कब तक? जब तक कोई नेचुरल या एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन नहीं होता। अब नेचुरल एक्शन क्या होता है या एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हमें पता है डायनासोर्स इन अर्थ पे थे, ठीक है। अब ये जो डायनासोर्स हमारी अर्थ के ऊपर थे ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। हमने सबने डायनासोर्स देखे, बट मूवी के अंदर देखे, दैट इज जुरासिक पार्क, रियल लाइफ में नहीं देखे। वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए? बिकॉज ऑफ नेचुरल एक्सटेंशन। अब नेचुरल एक्सटेंशन वो एक्सटेंशन होता है जिसके अंदर नेचर के कुछ एक्शंस होते हैं एंड उन नेचर की एक्शंस की वजह से स्पीशी डिस्ट्रॉय होती है कंप्लीटली। अब वो नेचर के एक्शन क्या क्या होते हैं? डायनासोर्स की केस में ऐसे बोला जाता है कि वॉल्केनिक इरप्शंस हुए थे, क्लाइमेटिक चेंजेस हुए थे अर्थ के ऊपर जिसकी वजह से डायनासोर्स उन्हें कोप अप नहीं कर पाए, जिनकी वजह से उनकी डेथ हो गई, ठीक है। सो ये नेचर के फैक्टर्स की वजह से डायनासोर्स की स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई, इसे बोला जाता है नेचुरल एक्सटिंक्शन। अब नेक्स्ट होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। इसे आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर के अंदर, दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वहां पर बताया गया है कि डोडो एक बर्ड है मॉरिशियस से, जो पहले एक टाइम पर एग्जिस्ट करता था, बट वो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन की वजह से उनकी स्पीशीज टोटली गायब हो गई। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोजेनिक? एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एक्शन। ह्यूमंस की कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्टिविटीज थी जिनकी वजह से डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई। ओके, वन मोर, देयर इज पैसेंजर पिजन। व्हाट इट इज पैसेंजर पिजन। पैसेंजर पिजन ये भी एक बर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया ह्यूमन की एक्शन की वजह से। सो ह्यूमन की एक्शन की वजह से अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है सो उसे बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। वेयर एज अगर नेचर की एक्टिविटीज की वजह से कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है तो उसे बोला जाता है नेचुरल एक्सटिंक्शन। सो यहाँ तक मैंने आपको यही चीज़ बताई कि कोई भी स्पीशीज बहुत बिलियन ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकती है अनटिल एंड अनलेस नेचुरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन नहीं होता। अगर डोडो बर्ड के साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एक्सटिंक्शन नहीं होता तो डोडो बर्ड आज भी यहाँ होती थी एंड इट कैन लिव्ड अप टू मिलियंस ऑफ ईयर्स। बट वो क्यों नहीं है? ड्यू टू दी एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। डायनासोर्स क्यों नहीं है? ड्यू टू दी नेचुरल एक्सटिंक्शन। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक मैंने आपको यही बताया। पहले तो बताया रिप्रोडक्शन क्या होता है। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, सो उसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन। फिर हमने देखा बायोलॉजी है क्या, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लॉजी यानी स्टडी। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जो हमारी अर्थ पर कई सालों से है, इनकी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इसी को बोला जाता है बायोलॉजी। कोई भी इंडिविजुअल अर्थ के ऊपर इमॉर्टल नहीं होता, सबकी डेथ फिक्स होती है। ऑफ कोर्स सबका लाइफ स्पैन वैरी करता है, बट डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। बट स्पीशीज फिर भी बिलियन ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस दे आर एक्टेड अपॉन बाय अननेचुरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि रिप्रोडक्शन एक वाइटल प्रोसेस होती है। वाइटल यानी कि इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, अब रिप्रोडक्शन वाइटल इंपॉर्टेंट क्यों है? सो रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होता है स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, सर्वाइवल के लिए नहीं। अगर मान लो आप जो वीडियो देख रहे हो या मैं, अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं करें तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट जस्ट अज्यूम कि जितने भी ह्यूमन बीइंग्स इस अर्थ पर है उन्होंने अगर रिप्रोडक्शन करना छोड़ दिया और दे डिसाइडेड नॉट टू रिप्रोड्यूस, तो क्या अगली होमोस्पेशियन स्पीशी यहाँ पर आएंगी अर्थ के ऊपर?
बिल्कुल नहीं आएंगी। इसका मतलब रिप्रोडक्शन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ठीक है, अगर होमोसेपियन की स्पीशीज आज है, अगर हमें इन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी अगर देखना है, सो उसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। सो ये पॉइंट आपके ध्यान में रहना चाहिए दैट रिप्रोडक्शन इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। अब रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड्स हो सकते हैं। ठीक है, एक मोड हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक मोड हमारे पास है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब व्हाट डू यू मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट। मेल एंड फीमेल गैमीट अगर फ्यूज करे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। जब ये फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पर मेल एंड फीमेल का डीएनए मिक्स होता है, जिसकी वजह से कुछ वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। ये वेरिएशंस के अंदर रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है, जो हम लोग देखेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर। सो वेट फॉर इट। बट इतना याद रखना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल क्रिएट होता है वो अपने पेरेंट्स से टोटली रिजेंबल नहीं करता। यानी कि माय सन, लेट्स से, ही विल नॉट बी एग्जैक्टली सिमिलर टू मी। ठीक है, मतलब क्लोन्स नहीं होते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्लोन्स जो होते हैं, क्लोन्स यानी होता है आइडेंटिकल कॉपीज। आइडेंटिकल कॉपीज आपको देखने को मिलेगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट कॉपीज मिलेंगी। यानी कि मान लो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बाइनरी फिजन। सो वो बाइनरी फिजन करके जैसा पहला बैक्टीरिया था, पेरेंट बैक्टीरिया था, वैसे ही दो डॉटर बैक्टीरिया हमें मिलेंगे। यानी कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, एग्जैक्ट कॉपीज हमें मिलेंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। इसकी वजह से क्या होगा? इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, मान लो कि बैक्टीरिया है एंड वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है हीट से। ओके, क्या है? रेजिस्टेंट है हीट से, बट दे आर नॉट रेजिस्टेंट टू कोल्ड वेदर। सो मान लो सारे बैक्टीरिया अभी हीट रेजिस्टेंट ही आएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यानी कि वो क्या बनाएंगे? एग्जैक्ट कॉपीज बनाएंगे। यानी कि क्या होगा? अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, मान लो पेरेंट बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट है हीट से, उसके डॉटर बैक्टीरिया जो होंगे वो भी कैसे होंगे? हीट से रेजिस्टेंट होंगे। अनफेवरेबल कंडीशन कुछ आ गई, नेचर के अंदर कुछ ऐसे कंडीशन आ गए जिससे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट हो गया उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। सो वो सारे के सारे बैक्टीरिया वहां पर मर जाएंगे, उनकी पूरी स्पीशीज एक्सटेंट हो जाएंगी। यानी कि वहां पर वो स्पीशीज एक्सटेंट क्यों हुई? क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन नहीं थे। क्या नहीं थे? उनके अंदर वेरिएशन नहीं थे। वेरिएशन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो, क्योंकि इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग थियोरी ऑफ डार्विन बोलता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, नेचर सिलेक्ट करता है चीज़ों को एंड इवोल्यूशन होता ही है। ओके, इट इज़ द एक्सट्रीम रियलिटी। सो ये बैक्टीरिया जो कोल्ड रेजिस्टेंट नहीं थे वो तो मर गए, उनकी स्पीशीज तो चली गई। सो ये एक कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज बोल दो या डीमेरिट बोल दो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल गेमीट फ्यूज होता है, जिसकी वजह से दो अलग डीएनए मिक्स करते हैं एंड इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेसेस होकर वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? यहाँ पर वेरिएशंस क्रिएट होते हैं। ये वेरिएशंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। यानी कि नेचर में अगर कोई मान लो अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, सो यहाँ पर जो चांसेस होंगे सर्वाइवल के वो इंक्रीज होंगे, क्योंकि सारी स्पीशीज यहाँ पर सेम नहीं होती इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ऐसे आप समझ सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक काइंड ऑफ प्रिमिटिव मोड है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? एक एडवांस्ड मोड है जो कि जनरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स करते हैं एंड इट इज़ अ बेटर वन ऑल्सो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये वेरिएशन देता है, वेयर एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटल एग्जैक्ट कॉपीज बनाता है, जिसकी वजह से जो थोड़े चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। आई होप इट इज़ क्लियर। बाकी एसेक्सुअल के अंदर कौन से मोड आएंगे एंड ऑल दैट वी विल स्टडी फर्दर। ओके, वेट एंड वॉच। नाउ
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब ये जो यूनिट होगा ना रिप्रोडक्शन का, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करेगा इन द बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर हम लोग सबसे पहला चैप्टर देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स बोला है, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है, जो कि इवोल्यूशन वाइज सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट है। सबसे पहले हमारा कौन आता है, सबसे पहले आते हैं एल्गी, देन आते हैं ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। सो प्लांट जैसे एनिमल्स की केस में सबसे कॉम्प्लेक्स अर्थ के ऊपर ह्यूमन बींग्स है, वैसे ही प्लांट स्पीशीज के केस में सबसे कॉम्प्लेक्स कौन आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म्स। एंड एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, दैट वी विल डील फर्स्टली। उसके बाद आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो है उनका रिप्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो ये लास्ट चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इस यूनिट का, ये एक पार्ट है सेक्स एजुकेशन का। ओके, सो कुछ इसके अंदर एस्पेक्ट होते हैं जैसे कि कुछ डिजीजेस, ठीक है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव इल हेल्थ जो होती है उससे हम लोग कैसे प्रिवेंशन ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रखी है। सो ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स दे रखे हैं एंड मेनी मोर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड ऑल दैट ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर है, बिकॉज रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आर सर्वाइवल, बोल सकते हो सर्वाइवल के लिए। ओके, सो ये हमारा पूरा यूनिट होगा। एंड देखो यहाँ पर ना एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये यहाँ पर 2 चैप्टर दे रखे हैं क्योंकि इवोल्यूशन वाइज एक तो सबसे कॉम्प्लेक्स है ये दोनों भी, एंड ऊपर से यहाँ पर रिजेम्बलेंस होता है, यानी कि कुछ फीचर्स जो होते हैं प्लांट एंड हम में, एंजियोस्पर्म्स एंड हम में, ये सेम कैसे होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, जिसके वजह से रिजेम्बलेंस की वजह से ये टॉपिक ईजी लगता है। इसीलिए इन 2 पर्टिकुलर कैटेगरी का रिप्रोडक्शन ही हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, जितना भी मैंने आपको यहाँ पर बताया मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ। ठीक है, सो बायोलॉजी है क्या, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लॉजी यानी होता है स्टडी। ठीक है, जैसे हेमाटोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्लड। ठीक है, इकोलॉजी, लॉजी यानी स्टडी, इको यानी एनवायरमेंट एंड उसके फैक्टर्स जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करेंगे उनकी स्टडी। सो इकोलॉजी, हेमाटोलॉजी, वैसे ही बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारी अर्थ पर थे, जो है और जो रहेंगे। ठीक है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। उसके बाद कोई भी इंडिविजुअल इमॉर्टल नहीं होता, हर एक इंडिविजुअल को एक ना एक दिन मरना ही है, बट स्टिल स्पीशी जो होती है वो कंटिन्यू करती है टू लिव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। कब तक, अनटिल एंड अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ नेचुरल एक्सटेंशन, जिसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताया डायनासॉर्स का जो कि एक नेचुरल एक्सटेंशन था, एंड दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन जिसके अंदर एग्जांपल है डोडो एंड पैसेंजर पिजन का। और एग्जांपल्स है डोडो, पैसेंजर पिजन और लिस्ट दे रखी है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन लास्ट चैप्टर के अंदर, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है रिप्रोडक्शन, एक बहुत ज़्यादा वाइटल प्रोसेस होती है, किसके लिए, सर्वाइवल के लिए या टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। इट इज वाइटल प्रोसेस टू मेंटेन दी कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, नॉट फॉर सर्वाइवल। ठीक है, सर्वाइव तो अगर रिप्रोड्यूस भी ना करे तो सर्वाइव तो कर ही सकता है, उसका और उसका कोई रिलेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है रिप्रोडक्शन के अलग अलग मोड होते हैं, जिसके अंदर एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, एंड एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन इवेंट आता है जो कंपेरेटिवली कॉम्प्लेक्स होता है, और एक अच्छा भी मोड होता है इवोल्यूशन वाइज देखे तो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन आते हैं। ये वेरिएशन जो होते हैं ये रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर प्रोसेसेस की वजह से आते हैं, जो हम लोग स्टडी करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर। ये यूनिट हमारी बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन की अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करेगा, एंड इसके अंदर हमें 3 चैप्टर्स को पढ़ना है, एंड हम लोग बहुत डिटेल के अंदर ये कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन कीप हसलिंग, बाय बाय।